नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। संसदीय दल के बैठक में नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में 2-3 मुद्दे फिर से उठाए। नंबर 1 कि ईवीएम मशीन पर अगले 5 साल तक विपक्ष नहीं बोलेगा। दूसरा, 100 सीट भी कांग्रेस नहीं पाई है और पता नहीं वो क्यों खुश हो रही है। तीसरी चीज नरेंद्र मोदी ने ये बोली कि एनडीए गठबंधन ना कभी हारा था ना कभी हारेगा। 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। इस बात को थोड़ा, इस सेंटेंस को पूरा ध्यान से सुनिएगा। 2014 से 2024 तक मोदी जी ने कभी भी ये बात नहीं बोली कि एनडीए गठबंधन की सरकार है। ना मोदी जी ने कभी ये बोला कि एनडीए गठबंधन की वजह से मैं प्रधानमंत्री बना हूं। लेकिन 2024 के रिजल्ट के बाद मोदी जी अब मोदी जी करना छोड़ के एनडीए का जाप करना शुरू कर दिए। आप एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आज एनडीए गठबंधन में 3 बड़े नेता ऐसे हैं जिनकी, या 3 बड़े घटक दल ऐसे हैं जिसकी जरूरत आज बीजेपी को है। उनके बिना सरकार नहीं चलाई जा सकती। पहला नीतीश कुमार, दूसरा चंद्रबाबू नायडू, तीसरा एलजेपी के चिराग पासवान। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो लगभग 33 सीटें आती हैं और बीजेपी की 242 जोड़ दें तो 275 होती। ध्यान दीजिए, मोदी जी जो कि हर भाषण में अपनी शुरुआत जय सिया राम से करते थे, आज की डेट में अब उन्होंने जय सिया राम बोलना छोड़ दिया है। यानी कि जिससे उनका फायदा होता है वो उसके साथ लग जाते हैं। इसी मीटिंग में एक चीज सामने उभर के आई कि जयंत चौधरी जी की बेइज्जती कर दी गई। क्या जयंत चौधरी जी इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो जाएंगे? जयंत चौधरी की कोई जरूरत नहीं आज बीजेपी को, क्योंकि जयंत चौधरी जी के पास मात्र 2 सीटें। अगर वो रहते भी हैं तो भी ठीक, नहीं भी रहते हैं तो इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू या फिर चिराग पासवान, इन तीनों लोगों को ये समझना चाहिए कि क्या आने वाले समय में इनकी वही इज्जत रहेगी जो आज इनको दिया जा रहा है। एक मेरे स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रही होगी जिसमें सारे लोग बैठे हुए हैं। आप गौर से देखिए, नीतीश कुमार जी जब आ रहे थे वो प्रधानमंत्री का पैर छूने की भी कोशिश किए और उसको उन्होंने हाथ रोक लिया। चिराग पासवान जी आए और उनसे वो गले मिलते हैं। लेकिन आप इस बात को बहुत ध्यान से देखिए, उनको और किसी से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कोई मतलब नहीं है, ना आज मोदी जी को मतलब है। ये आज जो इनको इज्जत मिल रही है वो अगर इनकी पार्टी को 2-3 महीने बाद तोड़ लेंगे तब इनकी वो इज्जत नहीं होगी। आज नीतीश कुमार जी ने भाषण में ये भी बोला कि बिहार में कुछ लोग जीत गए हैं, वो लोग भी हार जाएंगे आगे चल के। कुछ लोग इधर उधर से जो जीत गए लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। यह संबोधन ये भी बताता है, बहुत लोग ये समझ रहे होंगे कि संबोधन का मतलब है इंडिया गठबंधन की जो 8, 9 या 10 सीटें आ गई हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी तंज है। मोदी जी के पास, मोदी जी को भी तंज है कि आपकी जो 6, 7, 8, 9 सीट आई है, ये वो भी हो सकता है कि मेरे पास आ जाए आगे चल के। तो ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि कल को मुझे या मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो। मोदी जी ने अपने भाषण में ये बोला, ना एनडीए हारा था ना एनडीए की हार थी,
लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि 2024 में कहीं भी इन्होंने ये नहीं लिखा था एनडीए गठबंधन लड़ रहा है, ना इन्होंने 2024 में मैंने मैनिफेस्टो में कहीं लिखा था कि एनडीए गठबंधन का ये मैनिफेस्टो है, ना एनडीए गठबंधन के किसी भी घटक दल ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था। हर जगह मैनिफेस्टो में ये लिखा गया था कि मोदी की सरकार, मोदी के वायदे, मोदी की गारंटी। याद कीजिए, जब राजीव गांधी जी 1984 में 404 सीट पाए थे, उसके बाद जब इलेक्शन हुआ था 89 में, जब कांग्रेस 197 सीट्स आई थी, वो उन्होंने खुद सरकार बनाने से मना कर दिया गया था। नैतिकता के आधार पर उन्होंने ये माना था कि मैं हार चुका हूं, इसलिए वो अपनी सरकार नहीं बनाए थे। आज कांग्रेस बार बार ये बोल रही है कि नैतिकता के आधार पर मोदी जी हार गए। मोदी जी की कोई नैतिकता होगी तब तो वो मानेंगे। मोदी जी को तो सिर्फ एक लालसा है कि कैसे मैं 3 बार प्रधानमंत्री बन जाऊं। अगर मोदी जी अपनी इस हार को मानते तो खुद ब खुद बोल देते कि मैं पीएम नहीं बनूंगा, कोई और पीएम बने। लेकिन उन्होंने कहीं माना ही नहीं, क्योंकि उनके लिए ये मतलब ही नहीं है कि देश पहले हो। उनके लिए कहीं ये मतलब नहीं, ये तो देश को भ्रम में लगा रखा है कि हम सनातन धर्म के हैं, हम राम को लाए हैं, हम राम के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के लिए ना काम कर रहे हैं। अगर ये सत्यता होती, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के लोगों को जो आईटी सेल या बीजेपी के समर्थक गाली दे रहे हैं, वो कभी गाली नहीं देते। लेकिन जब मोदी जी, जिस दिन 4 तारीख को रिजल्ट आया था, उसी दिन मोदी जी ने ये हिंट कर दिया था अपने भाषण में ही। याद करिए, वहां उन्होंने जय सिया राम नहीं बोला था, उन्होंने जय जगन्नाथ बोला था, उन्होंने जय सिया राम नहीं बोला था। वहीं से उन्होंने हिंट कर दिया था कि उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। वैसा ही ठीक व्यवहार अपने आप ने 3-4 दिनों में, विगत 3-4 दिनों में देखा होगा। तो ये मान के चलिए कि मोदी जी अगर नैतिकता के आधार पर होते तो अब तक वो प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करते। उनको किसी से मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपने आप से मतलब है। इस 2024 के इलेक्शन में आपने कई जगह देखा होगा, कैमरे में आने के लिए भी उन्होंने एक जगह ऐसा कर दिया था कि राम की फोटो लेकर एक आदमी खड़ा था, उसको उन्होंने पीछे ढकेलकर अपने खुद को कैमरे के आगे कर दिया था। तो इनसे नैतिकता की कोई उम्मीद कांग्रेस पार्टी या कोई भी इनका घटक दल या देश तो ना ही करे। इसीलिए मैं बार बार ये पॉइंट करता हूं कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ये ध्यान में रखें। आज ये इनके साथ हैं, लेकिन इन्होंने 10 सालों में आपके साथ क्या किया है, आगे ये क्या कर सकते हैं, इस पे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कभी पता चलेगा कि आप सोकर उठे और आपकी पार्टी टूट चुकी है। अपने भाषण में मोदी जी ने ये बात बोली कि मैं ये मानता हूँ कि भगवान के अनेक रूप होते हैं, और जगन्नाथ भगवान को उन्होंने गरीबों का देवता बताया। याद कीजिए, यही मोदी जी और पूरी बीजेपी हर जगह जय सिया राम का नाम लेती थी। आज यही बीजेपी जय सिया राम का नाम भूल चुकी है। प्रभु जगन्नाथ। और मैंने अनुभव किया हमेशा, मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। आज ये बीजेपी जय जगन्नाथ का नाम ले रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि उड़ीसा से बीजेपी के झोली में सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इनको और इनकी राजनीति, इनके विरोधी राजनीति, इनके एसिडिक राजनीति को नकार दिया, नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें दी हैं। इसलिए अब ये उत्तर प्रदेश में जय सिया राम को भूल चुके हैं। आप खुद सोचिए, जो आदमी अपने आप को ये बोलता रहा हो कि मैं भगवान हूं, मुझे भगवान ने भेजा है, और कुछ ही दिनों बाद ये उन्हीं राम को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उनसे वहां से फायदा नहीं निकलता। यानी कि आप अगर सोचिए, पूरी राजनीति या पूरा जो भी माहौल है, इनके लिए किसी भी धर्म, किसी की भावनाएं या कोई नैतिकता कोई माने नहीं रखती है। इनके लिए सिर्फ इनका अपना बिजनेस माने रख रहा है। ये हर एक चीज को बिजनेस मॉडल में तौलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए याद कीजिए, अपनी मदर के पास भी जाते थे, ये बात नहीं कहनी चाहिए मुझे, अपनी मदर के पास भी अगर ये जाते थे तो वहां भी कैमरा लेके जाते थे
क्योंकि उसमें भी वो कुछ ना कुछ भुनाने की कोशिश करते थे। इसी तरीके से चुनाव के इलेक्शन के बाद 48 घंटे ये ध्यान में थे, 24 घंटे ये ध्यान में थे। उस समय भी इनके पास कम से कम 6 से 7 या 8 कैमरे लगे हुए थे, वो भी इनके बिजनेस का एक मॉडल ही था। अभी इन्होंने एक चीज और आरोप लगाई है कांग्रेस पे कि अब 5 साल तक ये ईवीएम की बात नहीं करेंगे। कांग्रेस पहले भी आम जनता या जो मुख्य धारा के मीडिया को छोड़ दीजिए, जो मुख्य धारा का मीडिया नहीं है, डिजिटल मीडिया है, वो पहले भी ईवीएम पे सवाल उठाता था, आज भी ईवीएम पे सवाल उठाएगा। पहली चीज, इलेक्शन कमीशन के जो पूरा प्रोसेस है, चाहे वो काउंटिंग का हो, चाहे ईवीएम के रख रखाव का हो, चाहे ईवीएम में कोई गड़बड़ी का हो, आज भी वो संदिग्ध अवस्था में ही है। आज भी लोग उंगली उठाते हैं और इस बार तो ईवीएम या बूथ कैप्चरिंग, आज भी बूथ कैप्चरिंग की बात इंडिया गठबंधन ने नहीं बल्कि इलेक्शन में बीजेपी के लोगों ने ही किया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी बात बोली, बूथ कैप्चरिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों से ये इंफॉर्मेशन आई कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है। चंडीगढ़ के उस अधिकारी को याद करिए जो आम आदमी पार्टी को मिले हुए वोटों को बीजेपी के झोली में डाल रहा था। ऐसे ही आज की डेट में ईवीएम में जो काउंटिंग होती है ईवीएम के टाइम, वो भी संदिग्ध में। इस बार इंडिया गठबंधन ने मजबूती के साथ अपने प्रत्याशियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं के हर एक सीट पर लगा रखा, जिसका ये नतीजा है 234, नहीं तो यही 134 होती और आज मोदी जी 294 की जगह 394 होते। इसीलिए अभी कुछ संतों ने ही, संत के साथ साथ कुछ ऐसी मीडिया हैं जो अब मुख्य धारा की मीडिया के साथ नहीं रहना चाहती, वो लोग भी ये प्रश्न उठाना शुरू कर दिए हैं, वो कहना शुरू कर दिए हैं। कुछ संतों ने यहां तक बोला कि हराने वाले अधिकारी हैं, जबकि अधिकारी तो सिर्फ वोट डालता है, अधिकारी काउंटिंग की व्यवस्था देखता है, अधिकारी वोट डलवाता है, खुद तो डालेगा नहीं। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध ये होता है कि इसका मतलब अभी तक के जो अधिकारी थे इनके लिए अननेसेसरी के वोट डालते थे, बूथ कैप्चरिंग करवाने की कोशिश करते रहे होंगे, क्योंकि ये मैं नहीं, खुद इन्हीं के प्रवक्ताओं आजकल बोलना शुरू कर दिए हैं, इनके लोगों के समर्थक बोलना शुरू कर दिए हैं। तो ये खुद सोचिए कि किस तरीके की राजनीति है। ईवीएम पे आज भी सवाल था। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पूरा चुनाव कराया उस पर आज भी सवालिया निशान है। तो मोदी जी ना सोचें कि विपक्षी दल ईवीएम पे या उस प्रोसेस को नहीं बोलेगा। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।